नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल और रादर दो सवाल एक ही टॉपिक से जुड़े हुए अभिषेक मोरवाल के द्वारा है। वो पूछते हैं, इज डॉटनेट मावी ओपन सोर्स एंड इज डॉटनेट मावी यूजेस XAML? यानी कि क्या डॉटनेट मावी ओपन सोर्स है और क्या डॉटनेट मावी XAML यूज करता है? अभिषेक के सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉटनेट मावी है क्या। वैसे इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि डॉटनेट मावी क्या होता है। डॉटनेट मावी और मल्टी एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का नया क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट UI फ्रेमवर्क है। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी ये प्रीव्यू में ही है। आई थिंक इसका प्रीव्यू 12 या प्रीव्यू 14 चल रहा है और होपफुली अगले 1-2 महीने में लॉन्च होने वाला है। अभी उसका शायद रिलीज कैंडिडेट आएगा एंड देन 1.0 वर्जन इसका रिलीज होगा। सो मल्टी एप्लीकेशन UI फ्रेमवर्क और मावी जो है बेसिकली एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है या एप्लीकेशन डेवलपमेंट UI फ्रेमवर्क है, जिसको यूज़ करके आप मोबाइल, डेस्कटॉप दोनों तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों पर चलेगा, और अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपका मैक और विंडोज दोनों पर चलेगा। मावी जो है वो Xamarin Forms फ्रेमवर्क का नया वर्जन है। Xamarin Forms अभी भी करंटली यूज होता है फॉर क्रिएटिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस, और इसके अलावा वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सिर्फ विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। आपका जो मैक एप्लीकेशन है वो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करता। सो Xamarin Forms जो है वो बहुत ही स्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। स्पेशली अगेन वो भी UI फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन Xamarin। Xamarin आपका बेस फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर Xamarin Forms जो है वो UI फ्रेमवर्क है। उसी तरह Xamarin Forms का जो नेक्स्ट वर्जन है या लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन जो कि .NET 6 के साथ काम करता है, दैट इज योर मावी और मल्टी एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस। ये तो हो गई मावी की संक्षिप्त जानकारी। अब आते हैं अभिषेक के सवाल पर कि इज मावी ओपन सोर्स। तो अभिषेक, यस, मावी इज कंप्लीटली ओपन सोर्स। उसका URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप गिटहब पर जाकर के माइक्रोसॉफ्ट के रेपोजिटरीज में आपको मावी का सोर्स कोड मिल जाएगा। मावी इज कंप्लीटली ओपन सोर्स रिटन इन .NET Core एंड C#। और आपके दूसरे सवाल का जवाब कि डज मावी यूजेस XAML इज अगेन यस, मावी डज यूजेस XAML। XAML का जो फुल फॉर्म है इट्स आई थिंक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज करके है, या XAML जो है, XAML हम बोलते हैं XAML को। इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म जो है वो मुझे याद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी WPF के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको WPF के साथ लॉन्च किया था XAML लैंग्वेज को। ये बेसिकली एक XML बेस्ड लैंग्वेज है और इसको यूज़ करके आप UI डिज़ाइन करते हैं। ये WPF में ज़्यादा यूज़ होता है, WPF आपका UWP, और इसी के लेकर के आपका Xamarin Forms में भी आपका XAML यूज होता है। उसी तरीके से आपका मावी में भी XAML यूज होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये XML बेस्ड UI फ्रेमवर्क है, सो इसमें जो आपके डेफिनेशंस हैं, यानी कि XSD, हर XML का एक XSD होता है, स्कीमा डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं, वो आपका जो होता है वो डिफरेंट होता है। स्पेशली आपका जो WPF वाला XAML है वो कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू Xamarin Forms का XAML, और आई थिंक मावी का भी जो XAML है वो डिफरेंट XSD यूज करेगा कंपेयर टू आपका Xamarin Forms। लेकिन मावी में एक बेनिफिट ये भी है कि आप ना सिर्फ XAML यूज करके बल्कि आप
दूसरे तरीके से भी यूआई डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लेजर यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लेजर भी मावी में सपोर्टेड है। आप ब्लेजर यूज करके क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इनफैक्ट शायद मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल में लेटर ऑन। और इसके अलावा आप C# भी यूज कर सकते हैं। मतलब यूजुअली आपका जो कोडिंग है या बैकएंड कोड जो है वो तो आप C# में ही राइट करते हैं, लेकिन उसके अलावा कई लोगों ने C# यूज करके यूआई जनरेशन का भी कोड या C# यूआई करके भी कोई शॉर्ट फ्रेमवर्क कुछ लोगों ने बना रखा है। आप उसको भी यूज करके मावी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभिषेक के दोनों सवालों का जवाब हाँ है कि जी हाँ, मावी कंप्लीटली ओपन सोर्स है। साथ ही मावी XAML भी यूज करता है along with other type of languages to create UI। अगला सवाल शुभम का है। वो पूछते हैं, What are some must prepare topics for .NET interviews in 2022? यानी कि 2022 या 2022 में .NET के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मस्ट प्रिपेयर हैं, यानी कि सबसे ज़रूरी हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए। ये वैसे क्वेश्चन मेरे से काफ़ी पहले शुभम ने पूछा था, आई थिंक जनवरी में ही पूछा था, क्योंकि 2022 स्टार्ट किए हुए स्टार्ट हुए अब 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन मैंने अब ये पिक किया क्वेश्चन बिकॉज .NET के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंटरव्यू टॉपिक्स जो हैं वो आपके रिज्यूम पे डिपेंड करते हैं या इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स बता देता हूं जो कि हर जॉब रोल में आपसे ये .NET के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे या ये .NET के टॉपिक्स के बारे में पूछा ही जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है आपका .NET फ्रेमवर्क के बारे में। जैसे आप ये बताइए कि CLS क्या होता है, CLR क्या होता है, .NET फ्रेमवर्क के कितने टाइप्स हैं। आज की डेट में कम से कम 4-5 टाइप के .NET फ्रेमवर्क है। .NET फ्रेमवर्क हो गया, .NET कोर हो गया, .NEट 5 हो गया, .NET 6 हो गया। उसके अलावा .NEट स्टैंडर्ड भी है। अब .NEट स्टैंडर्ड में, और हालांकि .NEट स्टैंडर्ड जो है वो एक फ्रेमवर्क नहीं है, इट्स जस्ट ए स्टैंडर्ड, लेकिन इंटरव्यूज में आपसे ये भी पूछा जाता है कि .NET स्टैंडर्ड में और बाकी के .NEट फ्रेमवर्क्स में क्या डिफरेंसेस हैं, या .NEट 5 में और .NEट स्टैंडर्ड में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। इस तरह की चीज़ें भी पूछी जा सकती है। सो बेसिक जो सबसे पहली चीज़ जो आपको हर .NEट इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करेगी वो है थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ .NEट फ्रेमवर्क। उसके अलावा आप किसी भी तरह के .NEट डेवलपर के जॉब के लिए जाएं, आपको एक चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, दैट इज़ योर डेटा एक्सेस फ्रेमवर्क्स। लाइक आपको ORMs के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एंटिटी फ्रेमवर्क हो गया। एंटिटी फ्रेमवर्क ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली एंटरप्राइजेज ज़्यादा यूज़ करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि नहीं, एंटरप्राइजेज ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर एंटरप्राइजेज तो अपना यूज़ करते हैं। सो आपको डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपको डाउ कैसे जनरेट करते हैं, डेटा टेबल क्या होता है, डेटा रीडर क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। प्लस आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, ORMs के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपका डैपर हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क हो गया, NHibernate हो गया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जो भी आपने यूज़ किया है उसके बारे में पढ़ लीजिए। बेसिकली एंटिटी फ्रेमवर्क ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे ट्यूटोरियल्स में एंटिटी फ्रेमवर्क एक्सटेंसिवली यूज़ करता है और उसके बारे में बताता है। सो आप एंटिटी फ्रेमवर्क को अगर कर लें, अच्छे से समझ लें कि क्या होता है एंटिटी फ्रेमवर्क, ORM क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो कि आपको जानना चाहिए। इसके अलावा यदि आप UI डेवलपमेंट के साइड में जाएंगे या वेब डेवलपमेंट के साइड में जाएंगे तो आपसे डिफरेंट UI फ्रेमवर्क्स के बारे में पूछा जा सकता है और उनके डिफरेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, यदि आपने उन सब में काम किया हो तो। यदि सब में काम नहीं किया तो जिसमें आपने काम किया है उसके सारे फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द वेब UI फ्रेमवर्क्स जो हैं, जो .NET के हैं, वो हैं आपके वेब फॉर्म्स, ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Razor एप्लीकेशन, ASP.NET Blazor एप्लीकेशन, या मतलब नॉर्मल Blazor एप्लीकेशन हो गया। सो ये आपके UI फ्रेमवर्क्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टिपिकली 2022 में अगर हम बात करें या इन फ्यूचर बात करें तो ये सारे आपको, सारे में से जिस भी UI फ्रेमवर्क में आपने काम किया हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए, या करंट जो UI फ्रेमवर्क अभी चल रहा है जैसे Blazor और MVC बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है कंपनीज में। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी एक के बारे में पता हो तो भी चलेगा, बट आपको डिफरेंसेस दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
इसके अलावा यदि आप 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस वाले हैं तो उस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, पेज वर्कफ्लो कैसे काम करता है, मिडिल लेयर क्या होता है, स्पेशली डॉटनेट कोर में मिडिल लेयर क्या होता है, आप मिडिल टियर कैसे ऐड करते हैं, मिडिल वेयर कैसे, या मिडिल लेयर मिडिल वेयर इसी तरीके कुछ होता है, एग्जैक्ट टर्म मैं भूल गया। सो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, सर्विसेज कैसे इनिशियलाइज की जाती हैं, आपके ट्रांजिट सर्विसेज, सिंगलटन सर्विसेज और आपका स्कोप्ड सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो ये जो आपकी पाइपलाइन है, जो ASP.NET के रिक्वेस्ट पाइपलाइन, मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपको ASP.NET रिक्वेस्ट पाइपलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट रिलेटेड आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर आप इन जनरल .NET की बात करें तो आपसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेशली सॉलिड प्रिंसिपल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपका .NET में, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और प्रोबेबली आपसे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो शुभम, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको हमेशा तैयारी करके रखनी चाहिए अगर आप एक .NET डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी तरह के .NET डेवलपर का इंटरव्यू देने जाएं, यानी कि चाहे आप विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपर का इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप वेब एप्लीकेशन डेवलपर का इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का इंटरव्यू देने जाएं, किसी भी तरह के .NET डेवलपर के इंटरव्यू देने जाने के लिए आपको इन कुछ बेसिक्स टॉपिक्स की तैयारी ज़रूर करके जाने चाहिए। अगला सवाल सेजल का है। वो पूछती हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई BE इन कंप्यूटर साइंस एंड प्लेस्ड इन एन MNC, बट आई डोंट लाइक कोडिंग। What are other options where there will be no coding or non-technical job in IT? यानी कि इन्होंने BE इन कंप्यूटर साइंस कर लिया है और अभी वो प्लेस्ड हैं एक अच्छे MNC में, लेकिन इनको कोडिंग पसंद नहीं है। सो ये जानना चाहते हैं कि कौन से नॉन कोडिंग या नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं जो कि ये कर सकती हैं। सेजल, कुछ ऐसे जॉब्स हैं नॉन टेक्निकल जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि UI UX डिज़ाइनर का जॉब हो गया, या आपका बिजनेस एनालिस्ट का जॉब हो गया, या सेल्स एनालिस्ट का जॉब हो गया। लेकिन आपको इन सारे जॉब्स को करने के लिए आपको उनसे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग्स करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आपको कोई कोर्स करना होगा, या कोई ट्रेनिंग करनी होगी, या कोई डिग्री करना होगा। सिमिलरली, यदि आप बिजनेस एनालिस्ट या आप सेल्स एनालिस्ट या इस तरह के कुछ बनना चाहते हैं तो आपको MBA करना पड़ेगा, या डोमेन स्पेसिफिक, अगर आप कोई डोमेन एनालिस्ट बनना चाहते हैं या डोमेन स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको उस डोमेन से रिलेटेड जो है आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली आपको अगर नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है तो अभी आपको कोडिंग के साथ साथ कोई किसी और चीज़ की पार्ट टाइम में तैयारी करनी होगी साथ में ही। जैसे आप किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से या ऑनलाइन इससे, चूंकि आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए ये उतनी प्रॉब्लम होगी पैसे कलेक्ट करने में। आप अपग्रेड, अपग्रेड से हो गया, आपका सिंपली लर्न हो गया, ऑनलाइन और भी बहुत सारे हैं आपके जो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो हैं इन सारे चीज़ों में डिग्रीज़ या डिप्लोमाज दिलवाते हैं। तो आप इस तरह का कोई डिग्री या डिप्लोमा दे करके और साथ ही साथ इनको सीख करके साथ में अपने सैंपल्स वगैरह बना करके आप नॉन टेक्निकल जॉब्स में जा सकते हैं। लेकिन आपको ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये डिग्री या डिप्लोमा क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप अभी, चूंकि आप कोडिंग जॉब कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन से ही ये लग रहा है कि आप ऑलरेडी कोडिंग जॉब कर रहे हैं, सो डायरेक्टली कोडिंग जॉब से आप नॉन कोडिंग जॉब में या नॉन टेक्निकल जॉब में डायरेक्टली आप मूव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आपने कोई ट्रेनिंग या कोई कोर्स या कोई डिग्री नहीं किया हो। सो आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आप डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो प्रोबेबली आप UI UX डिज़ाइन से रिलेटेड कोर्सेज सर्च कीजिए और आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से ये वो कोर्सेज कीजिए। या अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप MBA वगैरह भी कर सकते हैं। CAT के प्रिपरेशन करके आप MBA कर सकते हैं डिफरेंट IIM वगैरह से। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि किसी प्रीमियर कॉलेज से, जैसे कि IIM हो गया,
उससे आप MBA कीजिए किसी भी बिजनेस स्पेसिफिकेशन में, तो आपके लिए नॉन टेक्निकल जॉब जो है पाना बहुत ही आसान रहेगा कंपेयर टू आपका ये UI UX डिज़ाइनर के कोर्स करने के लिए। क्योंकि अगर आप UI UX का डिज़ाइनर का कोर्स करते हैं तो भी आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, प्रॉपर ब्रांड बिल्डिंग वगैरह करना पड़ेगा। जबकि अगर आप एक MBA करते हैं तो MBA में आपको काफ़ी नॉलेज या सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, प्लस आपको एक पेडिग्री मिलेगा, आपको एक नेटवर्क मिलेगा अपने सीनियर्स का, उस पर्टिकुलर IIM वगैरह के जो सीनियर्स हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे जॉब वगैरह में। सो आई थिंक बेटर आपके लिए ये रहेगा कि या तो आप MBA वगैरह करें, या अगर आप MBA नहीं कर सकते या आपके पास उतना टाइम नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको UI UX डिज़ाइनर के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए और उसका कोई कोर्स वगैरह ऑनलाइन से करना चाहिए। अगला सवाल विशाल का है। वो पूछते हैं, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, राइटिंग गुड कोड और राइटिंग अंडरस्टैंडेबल कोड? यानी कि प्रोग्रामिंग में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा कोड लिखना या समझ में आने वाला कोड लिखना? विशाल देखो, अगर तुम अकेले अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हो तो अच्छा कोड लिखना जो कि फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर दे उतना काफ़ी है। लेकिन अगर तुम अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो एज ए लीडर, एज ए टीम लीड, तो मेरे ख्याल से अच्छा अंडरस्टैंडेबल कोड, नॉट ओनली अंडरस्टैंडेबल कोड यानी समझ में आने वाला कोड ही नहीं, अच्छा अंडरस्टैंडेबल कोड यानी कि गुड अंडरस्टैंडेबल कोड लिखना जो है वो ज़्यादा बेटर है। सो if you want to secure your job, write good code. If you want to grow as a leader, then write good understandable code. और ये भी देखो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, गुड कोड की डेफिनेशन क्या है और गुड अंडरस्टैंडेबल कोड की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि फंक्शनैलिटी तो दोनों सिचुएशन में पूरी होनी चाहिए। अगर फंक्शनैलिटी नहीं पूरी होती है तो उसके केस में तो वो कोड ही खराब माना जाएगा। लेकिन आप गुड अंडरस्टैंडेबल कोड का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा कोड जो कि फंक्शनैलिटी भी पूरी करती हो, जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, साथ में आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी किया हो, ताकि कल को कोई दूसरा आदमी भी आए या कोई दूसरा डेवलपर भी आए, वो भी जब उस कोड को समझे, उस कोड को पढ़े, तो ही और शी कैन बी एबल टू ऐड ऑन टू द कोड, या उसमें मॉडिफिकेशन करना हो या मेंटेनेंस करना हो, वो सारी चीज़ें कर सके। सो बेसिकली आप गुड अंडरस्टैंडेबल कोड लिख करके आप असल में अपना जो है वो रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे हो कि आप आगे बढ़ोगे और आपके पीछे कोई जो जूनियर आएगा वो आपके काम को ले लेगा। सो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो कंपनी को ग्रो करवा रहे हो, नया बिजनेस आप अपने आप को भी ग्रो करवा रहे हो। क्योंकि जब आप गुड अंडरस्टैंडेबल कोड लिखते हो तो आपको भी सीखने को मिलता है, आप आगे बढ़ते हो, जब आपका रिप्लेसमेंट आता है तो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हैं, इस तरह से आप और नई चीज़ें सीखते हो। सो बेसिकली अगर आप गुड अंडरस्टैंडेबल कोड लिखते हो तो आप खुद ही ग्रो नहीं करते हो, साथ साथ कंपनी भी ग्रो करती है और आप अपने करियर लैडर में भी आगे बढ़ते हो। लेकिन यदि आप सिर्फ गुड कोड लिखते हो, यानी कि सिर्फ आप ऐसा कोड लिखते हो जो कि फंक्शनैलिटी पूरी कर दे, लेकिन वो आपके अलावा और कोई उसको नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स कि आप वहीं पर फिक्स रहते हो, आपकी डेवलपर मेंटेलिटी है, आप अपने जॉब को सिक्योर कर रहे हो कि आपकी नौकरी कोई और ना खा जाए। लेकिन आप जो है एक जो ऐसा कोड लिख रहे हो कि हाँ भाई आप वहीं पर हमेशा आप डेवलपर ही बने रहोगे, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। हमेशा जो है सबको साथ अगर आप लेकर के चलोगे तो आप आगे ग्रो करोगे एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज ए आर्किटेक्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ अच्छा कोड लिखोगे, अपना गुड कोड जस्ट लिखते हो, सिर्फ फंक्शनैलिटी पूरी करते हो, तो उससे सिर्फ आप अपने उसी जॉब में उसी कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। लेकिन अगर आप गुड अंडरस्टैंडेबल कोड लिखते हो तो आप करियर में ग्रो कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग के करियर में सिर्फ गुड कोड या सिर्फ अंडरस्टैंडेबल कोड मैटर नहीं करता, बल्कि आप अगर गुड अंडरस्टैंडेबल कोड लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर मैटर करता है। अगला सवाल रोहित का है। वो पूछते हैं, What advice would you give to a final year student having good coding skills but is unfortunately placed in a service-based company and is underpaid? यानी कि एक ऐसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जिसके की अच्छे कोडिंग स्किल्स हैं, लेकिन वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस है और वो अंडरपेड है, यानी कि उसको अपनी क्षमता से कम सैलरी मिल रही है। ऐसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? रोहित,
ऐसे स्टूडेंट को मैं सिर्फ 2 सलाह दूंगा। सबसे पहला कि वो अपनी ट्रू पोटेंशियल यानी सही क्षमता को पहचाने, और सही क्षमता यानी कि एक्चुअल क्षमता की क्या उसका क्या पोटेंशियल है, क्या उसको नॉलेज है, उसको पहचाने। और दूसरा कि वो अपना ब्रांड बिल्ड करे। अब सबसे पहले मैं पहले पॉइंट पर आता हूं कि वो अपनी सही क्षमता को पहचाने, यानी कि ट्रू पोटेंशियल को सच में पहचाने, यानी रियल में पहचाने, अपने आप को सच में पहले एनालाइज करे कि क्या वाकई में वो गुड कोडिंग स्किल्स हैं उसके। बिकॉज देखो, सिर्फ प्रोग्रामिंग के टेस्ट में अच्छे नंबर लाना जो होता है ना, वो गुड कोडिंग स्किल्स नहीं होता है। क्या उसने कोई कोडिंग कंपटीशन क्लियर किया हुआ है, क्या उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम उसमें यूज किया हुआ है, और ऐसा कोई प्रोडक्ट उसने बनाया है। आई थिंक आज की डेट में मार्केट में एक अच्छे प्रोग्रामर के स्किल्स को पहचानने के लिए यही 2 स्किल्स होते हैं कि या तो उसने कोई अच्छा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिल्ड किया होना चाहिए। स्पेशली आप अगर फ्रेशर की बात करें या फाइनल ईयर स्टूडेंट की बात करें तो उनकी पहचान इसी चीज़ से होती है कि उनके अच्छे प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं या नहीं है। वो इस बात से होती है कि क्या उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बिल्ड किया हुआ है, या कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उनका कोई अच्छा रैंक है। हैकर रैंक हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, ये इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनके कोडिंग स्किल्स क्या हैं, उनका रैंक क्या है। और अगर फ्रैंकली स्पीकिंग वाकई में अगर वो सच में इतना अच्छा कोडिंग स्किल्स उसके होते तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस नहीं होता। सो मेरे ख्याल से तो जो भी उसको मिला हुआ है, पहले तो उसको ये एनालाइज करना चाहिए, अपने आप को सच में जो उसका एक तरह से कहें कि ऑनेस्टली अपने जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एनालाइज करना चाहिए, और उसको ये समझना चाहिए कि क्या जो उसको पैकेज मिला है या क्या उसको जो जॉब मिला है, आई थिंक वो उसके लिए ट्रूली कैपेबल है या वाकई में। क्योंकि अंडरपेड आप ये मत कंपेयर करो दूसरे के साथ कि किसी के आपसे कम नंबर हैं या किसी के आपसे थोड़े ज़्यादा नंबर हैं, या कोई आपके क्लास वाला है उसको इतने ज़्यादा पैकेज मिल गए किसी और कंपनी में, आपको जो है इस कंपनी में जो है कम पैकेज मिले हैं। सो आप इस चीज़ से कंपेयर मत करो, असल में आप अपनी कैपेबिलिटी से कंपेयर करो। क्या वाकई में, क्योंकि सिर्फ नंबर ही नहीं होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल अपने आप को बोलते हो कोई गुड कोडिंग स्किल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कोडिंग स्किल्स? हर कोई आज की डेट में अपने आप को गुड कोडर बोलता है, लेकिन उस गुड कोडर का डेफिनेशन क्या है? और वो डेफिनेशन आप तय नहीं करोगे, वो डेफिनेशन जो है वो मार्केट तय करेगी, वो आपको इंडस्ट्री तय करेगी। और ऑफ कोर्स आपके लेवल पर उस चीज़ को तय करने का एक ही पैमाना है, वो है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। या फिर आप कुछ ऐसा बिल्ड करो, ओपन सोर्स कर दो उसको, कुछ ऐसा बिल्ड करके कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना करके ओपन सोर्स कर दो। अरे अगर नया सिस्टम नहीं बना सकते तो प्रोबेबली किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम का रेप्लिका बनाओ और उसको ओपन सोर्स कर दो, और उसमें बताओ कि आपने क्या यूज किया हुआ है, क्या लॉजिक यूज किया हुआ है, क्या एल्गोरिदम यूज किया हुआ है। तब तो पता चलेगा कि हाँ भाई आप वाकई में आपके गुड कोडिंग स्किल्स हैं। तो अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट ये बस बोल रहा है बिना मन के, सिर्फ अपने पेपर के एग्जाम के नंबर के बेसिस पर कि हाँ भाई मेरे गुड कोडिंग स्किल्स हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा हवा में है, चने की झाड़ पर चढ़ा हुआ है। सो उसको मैं यही कहूँगा कि पहले ज़मीन पर आए, अपनी क्षमताओं को ऑनेस्टली परखे, और फिर उसके बाद वो क्या करे कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने कोडिंग स्किल्स को वाकई में बिल्ड करने पे ध्यान दे। किसी अपने जो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि फ्रेशर्स को कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, सो उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो से समझिए, अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए। और जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे तो ऑफकोर्स आपको किसी न किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा ही। प्लस मेरे ख्याल से जो है आपका सर्विसेज कंपनी इज़ नॉट ए बैड थिंग। आई डोंट नो कि आजकल ये क्यों ओवर ग्लैमराइज किया हुआ है सोशल मीडिया ने कि प्रोडक्ट कंपनी बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्ट कंपनी बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सर्विसेज कंपनीज भी बहुत अच्छी होती हैं, चाहे HCL हो, चाहे IBM हो, चाहे टेक महिंद्रा हो। सारी सर्विसेज कंपनीज जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, उनमें भी आपके वही सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्ट कंपनीज में होती हैं। सैलरीज में माइट भी ऊंच नीच का फ़र्क होगा, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि वो बल्क में हायरिंग करती हैं, जबकि जो प्रोडक्ट कंपनी है वो अपना नीश क्रीम हायर करती हैं। सो आप ये भी देखिए कि प्रोडक्ट कंपनी की हायरिंग भी उसी लेवल की होती है, उसी तरीके से होती है। अगर आप उस तरह के हायरिंग को क्लियर कर सकते हो तभी आप प्रोडक्ट कंपनी में जा सकते हो। अगर आपकी सर्विस कंपनी में हुई है, सो आई थिंक यू शुड
फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, आप अपने स्किल्स को बेटर करो, आप इस लेवल के बनो कि आप किसी प्रोडक्ट कंपनी में जाओ। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि सर्विसेज कंपनी उतनी बुरी होती हैं। और रही बात अंडरपेड की, तो क्या पता आपको वाकई में आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसे मिले हों। आप पहले अपनी कैपेबिलिटीज़ को मार्केट के हिसाब से जज करो, उसके बाद इस चीज़ पे आना कि आप अंडरपेड हो। बस खाली कंपैरिजन करने से, वर्बल कंपैरिजन से या जस्ट देखने से कि हाँ भाई इसको तो इतना मिल गया, मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा, उससे आप अंडरपेड नहीं होंगे। तो मेरा आपसे बस यही सलाह है कि अपनी कैपेबिलिटीज को ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए और अपने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि आप आगे चल के अच्छी सैलरी वाले किसी अच्छे जॉब में जा सकें। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप भी अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो हमेशा की तरह वही गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।